नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीजेआई चंद्रचूड़ आने वाले 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इस दौरान बीच में छुट्टियां भी हैं और सीजेआई के पास 5 दिनों का ही समय बचा है। इन 5 दिनों में सीजेआई की बेंच 5 अहम मामलों में फैसला सुनाएगी। ऐसे में हर किसी की नजर इन फैसलों पर रहेगी। अब अदालत 4 नवंबर को खुलेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच को 4 से 8 नवंबर तक कई बड़े मामलों में फैसला सुनाना है। सीजेआई के जिन 5 मामलों में फैसला सुनाना है उनमें सबसे अहम है मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला सुनाना है। उन्होंने 22 अक्टूबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। दूसरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर भी काफ़ी समय से सुनवाई हो रही है। इस मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने आखिरी सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखा था। अब देखना होगा कि सीजेआई एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के पक्ष में है या इसके खिलाफ। इसी तरह वो LMV लाइसेंस के मामले में, दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में और संपत्ति के पुनर्वितरण के मामले में सुनवाई करेंगे। अब सबकी नज़र सीजेआई पर बनी हुई है कि वो अपने आखिरी फैसलों में क्या करके जाएंगे। बता दें, सीजेआई पिछले काफ़ी दिनों से मोदी सरकार और पीएम मोदी के पास देखे गए हैं। पीएम मोदी उनके घर पर भी गणेश पूजा में गए थे। सीजेआई ने बाद में सफाई भी दी थी। इससे पहले भी उन्होंने बहुत गंभीर मामलों में सुनवाई की थी। कहा तो काफी कुछ था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन मामलों में हुआ कुछ नहीं था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में इंटरव्यू मामले को लेकर पंजाब पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को जेल में एक स्टूडियो जैसी सुविधा मुहैया कराई गई थी। कोर्ट ने 2023 में बठिंडा जेल में रहने के दौरान बिश्नोई के इंटरव्यू की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा मुहैया कराई। जिससे अपराध का महिमामंडन होता है, वह अपराधी और उसके सहयोगियों द्वारा जबरन वसूली समेत अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा कोर्ट ने पंजाब जेल में लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के संबंध में वरिष्ठ अफसर की तरफ से हलफनामा न दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि डीजीपी ने यह क्यों कहा कि पंजाब की जेल में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और उसमें शामिल अधिकारियों पर आपराधिक षड्यंत्र अधिनियम की धारा 120 भी क्यों नहीं लागू की गई। आजकल कथित धर्मगुरुओं की लगातार कलई खुल रही है। इस बीच अब बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने बयान दिया। उदित राज ने कहा कि बाबा बागेश्वर धोखेबाज और फ्रॉड आदमी हैं और वो लोगों को यह कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो भविष्य बता सकते हैं। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान अक्सर विवादों में भी रहे हैं। उदित राज ने कहा कि बाबा बागेश्वर को बीजेपी और आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया है और वो लगातार हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बयान देकर संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब एक नई पौध भी आ रही है जो धीरेन्द्र शास्त्री की तरह भविष्य बताने का दावा करती है। बिल्कुल 5वीं 6ठी क्लास की उम्र के बच्चे इस आडंबर में घुसेड़े जा रहे हैं। उनके पास भी उतनी ही भीड़ आ रही है जितनी धीरेन्द्र शास्त्री के पास शुरुआत में आती थी। कंटेंट क्रिएटर अभिनव अरोड़ा खुद को भगवान कृष्ण का भक्त कहता है। यही नहीं, वो ये भी दावा करता है कि भगवान कृष्ण उसके छोटे भाई हैं और वो बड़ा भाई है। वो कृष्ण के साथ क्या क्या करता है ये भी बताता है। हालांकि इन सब फालतू बातों के बाद लोगों ने उसको देखना शुरू किया तो वो एक्सपोज हो गया। पता चल गया था कि वो कैसे रट रटाए डायलॉग्स बोलता है और उससे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करवाई जाती रही है। अब एक बार फिर अभिनव की कलई एबीपी न्यूज में लाइव शो में खुल गई। अभिनव अरोड़ा से एबीपी न्यूज ने 3 सामान्य से सवाल पूछे। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? अभिनव का जवाब आया शिव ने, जो कि गलत है। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण को सुदर्शन परशुराम ने दिया था। इसी तरह से अभिनव पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया। दूसरा सवाल पूछा गया कि कृष्ण नाम का अर्थ क्या है। अभिनव का जवाब आया कष्ट को हरने वाला। हालांकि ये उत्तर भी गलत रहा क्योंकि कृष्ण का अर्थ श्याम या काला होता है। तीसरा सवाल पूछा गया कि भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई होने का दावा करने वाले अभिनव अरोड़ा का जवाब आया कृष्ण है और ये जवाब भी गलत रहा।
क्योंकि भगवान कृष्ण का पूरा नाम श्री कृष्ण वासुदेव है। अभिनव का एक तुक्का लग गया, वो था कि कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। हालांकि जब अभिनव को सुनेंगे तो समझ आएगा कि वो झिझकते हुए हवा में तीर छोड़ रहा है और कहीं भी लग जाए या सटीक लग जाए ऐसा सोच रहा है। हालांकि लोग अब अभिनव को समझ रहे हैं और जब समझने लगे तो ये कहने वाले अभिनव को फर्क पड़ने लगा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रामभद्राचार्य जी ने भी अभिनव को मूर्ख बच्चा बताया और कहा कि वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ते हैं, क्या भगवान किसी के साथ पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि वृंदावन में उस मूर्ख बच्चे को मैंने बहुत डांटा था। लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने लोगों की आस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। उधर जया किशोरी भी लगातार एक्सपोज हो रही हैं। अब कहने लगी हैं कि वो नॉर्मल लड़की हैं, साधु संत साध्वी नहीं हैं। लोग लगातार इन पर गुस्साए हुए हैं और टिप्पणियां कर रहे हैं कि धर्म को इन लोगों ने धंधा बनाकर रख दिया है। इस तरीके के बाबाओं की लाइन लगी हुई है। अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करने वाले और सीएम योगी की तारीफ से बचने वाले बीजेपी नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी की तारीफ की है। अयोध्या में दिवाली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये यूपी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ की अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हर दिन भव्य होता जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ इस कार्यक्रम को देखने के लिए अयोध्या ही आएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। दिवाली के चलते 31 अक्टूबर को तो राज्य भर में छुट्टी पहले से ही निश्चित है, लेकिन अब सरकार ने 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली के अवकाश की घोषणा कर दी। इसके चलते पूरे राज्य में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर सवाल और ईवीएम को लेकर लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के ईवीएम में हेरफेर और चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पोल प्रक्रिया सही थी। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है तो चुनावी नतीजों पर संदेह उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कैसे संभव है कि पूरे दिन की वोटिंग के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% बची रहती है। उन्होंने इसे विज्ञान के सामान्य नियमों के खिलाफ बताते हुए सवाल किया कि एक मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक चलती है और फिर बंद होकर स्ट्रांग रूम में खड़ी रह जाती है, उसकी बैटरी कैसे इतनी बची रह सकती है। तिवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, फिर ईवीएम का समर्थन क्यों किया जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि कई देशों ने जो पहले ईवीएम का इस्तेमाल कर चुके हैं अब इसे छोड़कर वापस पेपर बैलेट पर लौट आए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान के बाद से ही लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में धांधली हो सकती है। पहले विपक्ष के वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने और इनके बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को घेरा गया था। फिर महाराष्ट्र में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर चुनाव आयोग को घेरा गया था और कहा गया था कि ऐसे तो पूरे चुनाव में धांधली हो जाएगी। और अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाए जाने की मांग की। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों पर हमले कर रही है, उन्हें धमकियां दे रही है और उन्हें डराने के लिए पुलिस दबाव का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उसे राज्य में चुनाव हार जाने का डर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का शोर मंगलवार को थम गया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपने 8 मौजूदा विधायकों को टिकट काटे हैं, वहीं कांग्रेस ने 5 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अजीत और शरद पवार ने अपनी पार्टी के 2 मौजूदा विधायकों को इस बार मैदान में नहीं उतारा। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 2 विधायकों को छोड़कर लगभग सभी विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खियां लगातार बरकरार हैं और ये बढ़ती ही जा रही हैं।
कनाडा सरकार ने अब आरोप लगाया है कि कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के ऐसे पिछले सभी आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया है। कनाडा के उप विदेश मामलों के मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय समिति से कहा कि उन्होंने अमेरिका के अखबार को बताया है कि पूरी साजिश अमित शाह ने रची है। द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार CBC न्यूज के अनुसार कनाडाई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अमित शाह कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने वाली हिंसा और धमकी के अभियान के पीछे हैं। मॉरिसन ने संसदीय कमेटी को बताया, पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या अमित शाह वही व्यक्ति हैं। मैंने पुष्टि की कि ये वही व्यक्ति हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायोग और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत और कनाडा के बीच तनाव में अमित शाह का नाम आने के बाद मामला काफी गर्मा गया है। हालांकि पहले कनाडाई अधिकारी रिकॉर्ड पर सिर्फ ये कह रहे थे कि साजिश के पीछे भारत सरकार में उच्चतम स्तर है, लेकिन पहली बार खुलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट में अमित शाह का नाम आते ही अलगाववादी सिख संगठनों ने अमित शाह पर मुकदमा चलाने की मांग की है। सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बयान में कहा, अमित शाह ने भारत की सीमाओं से बाहर खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं को पकड़ने और खत्म करने के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हथियार बना दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अखनूर एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आतंकी आते रहेंगे और हम मारते जाएंगे। बता दें, जम्मू कश्मीर के अखनूर में सोमवार को मंगलवार तक करीब 27 घंटे यह एनकाउंटर चला। भारतीय सेना ने बताया था कि आतंकियों ने उसके वाहन पर हमला कर दिया था। अब तक इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। फारूक अब्दुल्ला से जब इस एनकाउंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनकाउंटर तो होते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, कोई परवाह नहीं, आतंकी आते रहेंगे, हम मारते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में परोल पर छूटे एक आरोपी पर अपनी नाबालिग बेटी और भतीजी के साथ रेप का आरोप लगा है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कोरबा जिले से गिरफ्तार किया। आरोपी पहले से ही रेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और अंबिकापुर सेंट्रल जेल से परोल पर छूटकर घर आया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में आरोपी और उसके पिता को एक नाबालिग रिश्तेदार के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2022 में इन दोनों को कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब इस महीने की शुरुआत में आरोपी और उसका पिता दोनों परोल पर बाहर आए। 19 अक्टूबर को दोनों अपने घर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उसी रात को आरोपी ने कथित तौर पर अपनी बेटी के साथ रेप किया। 2 दिन बाद उसने अपनी बेटी को एक जंगली इलाके में ले गया और इसके साथ फिर से रेप किया, जिसके बाद वो भागने में सफल रही। अपनी बेटी के साथ कथित रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने भाई के घर गया। पुलिस ने बताया कि वहां उसने अपने भाई की 2 नाबालिग बेटियों को अकेला पाया और कथित तौर पर उनमें से एक लड़की को लेकर जंगल गया, उसे रस्सी से बांध दिया और उसके साथ रेप किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसके बाद आरोपी एक खाई में गिर गया, जिससे नाबालिग को अपने दांतों से रस्सी की गांठ खोलने का मौका मिल गया। फिर लड़की भागकर घर लौटी और अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। सलमान खान को एक के बाद एक जान से मारने की धमकी मिल रही है। एक 20 वर्षीय लड़का पकड़ा जाता है और दूसरी धमकी दे दी जाती है। अब एक बार फिर मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है। शख्स ने मुंबई पुलिस को मैसेज भेजकर सलमान से 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस के फोन पर एक मैसेज मिला जिसमें 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। मैसेज मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल धमकी देने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बांग्लादेश के बाहर रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बांग्लादेश के दल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब एक बार फिर से बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP ने हसीना पर भारत में बैठकर बांग्लादेश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। BNP के सीनियर ज्वाइंट महासचिव रूहल कबीर रिजवी ने दावा किया है कि अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के लीक हुए ऑडियो को ट्रेस किया है, जिसमें वो युवा लीग और छात्र लीग को भड़का रही हैं, खून खराबी की धमकियां दे रही हैं। बता दें, इस विवाद ने बांग्लादेश में राजनीतिक डिवीजन को तेज कर दिया है। अंतरिम सरकार ने पिछले हफ्ते आवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग यानी BCL पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद अब आवामी लीग पर भी बैन लगाने की चर्चा हो रही है कि ऐसा किया जाए जिससे अगले चुनाव में हिस्सा लेने से इनको रोका जा सके। वहीं सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने घोषणा की है
कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देश में जल्द ही चुनाव होंगे। इजरायली सेना ने अभी ईरान को चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि ईरान फिर से इजरायल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच IDF ने इजरायल के खिलाफ आगे हमले नहीं करने की चेतावनी दी है और कहा कि अगर ईरान ने फिर से हमला करने की गलती की तो हम उन क्षमताओं के साथ हमला करेंगे जिनका हमने इस बार इस्तेमाल नहीं किया था और उन क्षमताओं और जगहों पर बहुत जोरदार हमला करेंगे जिन्हें हमने इस बार छोड़ दिया था। IDF ने कहा कि लेबनान से सतह में मार करने वाली मिसाइलें दागी गई हैं जिनके कारण उत्तरी इजरायल और नेतन्याह के आसपास के इलाकों में सायरन एक्टिव हो गए हैं। हालांकि अभी कोई चोट या नुकसान की खबर नहीं आई है। इसके अलावा IDF ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 1 घंटे में लेबनान से आए 3 ड्रोनों को मार भी गिराया है। ईरान पर हमले के बाद क्या अब इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को ईरान के द्वारा न्यूक्लियर से बदला लेने का डर सता रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान इजरायल को खत्म करने के उद्देश्य से न्यूक्लियर बमों का भंडार विकसित करना चाहता है। इजरायल की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर नेतन्याहू ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान किसी भी समय पूरी दुनिया को धमकी दे सकता है। उन्होंने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना हमारे दिमाग में सबसे आगे है। बता दें, ईरानी सरकार लंबे समय से इस बात से इनकार करती रही है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रही है और इस बात पर जोर देती रही है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी प्रमुख ने पिछले सप्ताह कहा था कि ईरान परमाणु मुद्दे पर फिर से शामिल होने की इच्छा दिखा रहा है। उत्तरी गजा के बेत लाहिया शहर में इजरायली हमले को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। अमेरिका ने इसे भयानक बताया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में कम से कम 93 लोगों की या तो मौत हुई है या लापता हुए हैं। राहत कर्मियों का कहना है कि एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका इस घटना में आम नागरिकों के हताहत होने की खबर से चिंतित है। ये भयानक घटना का भयानक नतीजा था। मिलर ने हमले में 2 दर्जन बच्चों के मारे जाने की रिपोर्ट्स की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि हालिया हमले में हुई आम नागरिकों की मौत एक बार फिर याद दिलाती है कि क्यों हमें इस जंग को खत्म करने की जरूरत है। चीन ने अपना स्पेस मिशन शेनझोउ 19 बुधवार को लॉन्च किया। इस मिशन के तहत चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन पर तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। खास बात यह है कि चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर ने इस मिशन में उड़ान भरी है। तियांगोंग टीम अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रयोग करेगी जिसका मकसद 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना और वहां आधार का निर्माण करना है। अब चीन ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान 6 घंटे की यात्रा कर तियोंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है। यहां अगले 6 महीने तक अंतरिक्ष यात्री एक्सपेरिमेंट और स्पेस वॉक करेंगे। बता दें, चीन का मकसद इन अनुभवों और इससे मिली जानकारी को जुटाकर 2030 तक इंसान को चांद पर भेजना है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने चुनावी भाषण दिया है। इस दौरान उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को लेकर कहा कि व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन जैसे तानाशाह उन्हें जीतता हुआ देखना चाहते हैं। कमला हैरिस ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अमेरिका दुनिया में आज़ादी का चैंपियन बना रहे। चलिए इस देश के लिए लड़ते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।